अजीब बात यह है कि नींद बिल्कुल ही गायब थी। मैं शकुंतला के बड़े भाई मेजर शरद दीवान के बारे में सोचने लगा। वो इंडियन पैरामिलिट्री का मेजर था। अगर इसने मुझे ग्वालियर के टॉर्चर सेल में देखा होगा तो यकीनन मुझे पहचान लेगा। अगर नहीं देखा होगा तो ये शख्स मेरे लिए दुश्मन के फौजी राजों का ख़जाना साबित हो सकता था। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे पहचानेगा। मुझे बताया गया था कि इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और वो इसी स्टेशन पर एक अरसे से तैनात है। इससे जाहिर होता है कि ग्वालियर के इस मिलिट्री कैंप से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। बहरहाल मुझे उसके सामने आने का ख़तरा मोल लेना ही था। ये ख़तरा मैं सिर्फ इसलिए मोल ले रहा था कि मुझे इस आदमी के ज़रिए भारतीय फ़ौज के पाकिस्तान और कश्मीर के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम का मुकम्मल सुराग मिल सकता था। और अगर मैं शकुंतला और उसके भाई से अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करता रहूं तो इंडियन मिलिट्री हाई कमांड के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम फ़ौजी अज़ाइम के बारे में सुराग रसानी करके श्रीनगर में हुर्रियत पसंद कमांडर शेरवान के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत को भारत के जारहाना नापाक अज़ाइम से बाखबर रख सकता हूँ। ये एक नेशनल कॉज थी। ये मेरे वतन की सलामती की और उसके इस्तेहकाम का मामला था। इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता था और लगाता रहा था। अगर बफर्ज़ महाल शकुंतला के भाई मेजर शरद दीवान ने मुझे पहचान भी लिया तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ। बहरहाल फिर मुझसे जो हो सका मैं करूँगा और ये तय था कि मैं मेजर शरद दीवान उसके हाथ आने वाला नहीं था और लाख इंडियन मिलिट्री का तरबियत याफ्ता सही मगर मेरी कमांडो सलाहियतों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। रात के किसी पहर मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो सुबह की रोशन धूप खिड़की के ऊपर जो रोशनदान था उसमें से कमरे में आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। नौकरानी खड़ी थी। उसने हाथ जोड़कर और झुक कर रियासती मुलाजिमों की तरह नमस्कार किया और बोली, राजकुमारी जी ने नाश्ता तैयार किया है। मैंने कहा, मैं अभी आती हूँ। अभी आता हूँ। मैं बाथरूम में घुस गया। वो हाथ मैं अभी आता हूँ। मैं बाथरूम में घुस गया। मुँह हाथ धोकर दांत साफ कर बाहर निकला तो नौकरानी मेरा बिस्तर ठीक कर चुकी थी और तपाई का मेज़ पोश बदल रही थी। मुझे देखकर रुक गई और झुक कर बोली, सर आपको मैं लिए चलती हूँ। नाश्ते की मेज़ पर राजकुमारी जी आपका इंतज़ार कर रही है। वो मुझे पुराने किले एक ऐसी हवेली की सीढ़ियों के में से दूसरी मंजिल की गैलरी पर ले गई। नाश्ते की मेज़ पर शकुंतला नई साड़ी में मलबूस बैठी थी। मुझे देखते ही गुड मॉर्निंग कहा और बताया कि इसका भाई नागपुर से पहुंचने ही वाला होगा। बंसी बग्घी लेकर स्टेशन पर लेने गया है। मेरे इम्तिहान की घड़ी करीब आ रही थी। मैं बिल्कुल निहत्था था। शकुंतला का भाई शायद फुल फौजी वर्दी में हो। इसने पिस्तौल भी लगाया होगा। अगर उसने मुझे पहचान लिया कि मैं वही पाकिस्तानी जासूस हूँ या कश्मीरी कमांडो हूँ जिसको ग्वालियर के टॉर्चर सेल में लाया गया था और जिसके बाद में एक फौजी तैयारे से नीचे गिरा दिया गया था, तो यकीनन उस वक्त पिस्तौल निकाल लेगा। और यही सोच रहा था कि शकुंतला की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वो कह रही थी, धर्मवीर तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे लिए चाय भी बना चुकी हूँ। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और शकुंतला के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते में हलवा पूरी, मिठाइयाँ और डबल रोटी और मक्खन भी था। मैं एक स्लाइस पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर खाने लगा तो शकुंतला ने कहा, ये गुलाब जामुन भी लो। ये हमारे यहाँ के मशहूर गुलाब जामुन है। मैंने एक गुलाब जामुन भी उठाया। गैलरी के नीचे से कच्चा रास्ता दरख्तों में दूर तक जाता नजर आ रहा था। ज़रूर यही रास्ता छंदोवाड़ा के रेलवे स्टेशन को जाता था। शकुंतला का भाई इसी रास्ते से आने वाला था। मेरी निगाहें उसी रास्ते पर लगी थी तो वो कहने लगी, भैया शरद को देखकर मुझे जितनी खुशी होगी इसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो तुमसे मिलकर भी बहुत खुश होगा। भैया मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं इसकी इकलौती बहन हूँ और वो मेरा इकलौता भाई है। तुम रात ठीक से सोए थे ना? हाँ, खूब सोता रहा हूँ मैंने गैर हाजिर दिमागी से जवाब दिया। मेरा ध्यान इसके फौजी भाई की तरफ लगा हुआ था। शकुंतला भी मुझसे बातें करते हुए किसी वक्त दरख्तों के दरमियान वाले रास्ते पर देख लेती थी। वो कहने लगी, भैया स्टेशन से चल पड़ा हो। नागपुर से इस वक्त आने वाली ट्रेन ठीक 9 बजे छंदोवाड़े के स्टेशन पहुंच जाती है। अब 9:15 हो गए हैं। 1 मिनट बाद मुझसे बातें करते करते वो उठ खड़ी हुई। भैया आ गए, तुम भी नीचे आए। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा एक बग्घी दरख्तों के नीचे से गुजरती पुरानी हवेली की तरफ आ रही है। मैं शकुंतला के पीछे नीचे उतर आया। शकुंतला दौड़ती हुई अहाते से गुजर कर गेट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। दोनों नौकरानियाँ एक नौकर शकुंतला की माँ को व्हील चेयर पर बिठाते हुए लेकर बरामदे में आ गए। मैंने रानी माँ को नमस्कार किया। वो बोली, मेरा बेटा आ रहा है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुशी से निहाल हो जाएगा। फिर कहने लगी, बेटा धर्मवीर, हमें ये सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है। तुम जन्म जन्म में हमारी आभारी रहोगे।
मैंने कहा, माता जी आप ऐसा ना कहें, शकुंतला जी को घर पहुंचाना मेरा इंसानी फर्ज था। इस दौरान बग्घी हवेली के गेट के पास आकर रुक गई। दिन की रोशनी और खुली हुई धूप में मैंने दरमियाने करके जरा भारी सम वाले फौजी को बग्घी से उतरकर शकुंतला को गले लगाते देखा। वो शकुंतला के गले में बाजू डाले से अपने साथ चलाता और बार बार उसके सर को चूमता हुआ बरामदे के पास आया। मैंने देखा इस फौजी जवान की उम्र 30-32 साल के करीब थी। सर के बाल दरमियान से थोड़े थोड़े उड़े हुए थे। बालों में खजाब भी लगा हुआ था। कंधे पर मेजर के ओहदे की क्राउन लगा हुआ था। उसने आते ही रानी माँ के पाँव छुए और मेरी तरफ देखकर कहा। रानी माँ ने कहा, बेटा शरद, इसके भी पाँव छुओ, ये धर्मवीर है, यही तुम्हारी बहन को डाकुओं के गाड़ से निकाल कर लाया है। अगर ये ना होता तो शायद हम अपनी बच्ची का मुंह ना देख सकते। और रानी माँ की आवाज़ भरा गई। मेजर शरद दीवान ने मेरी तरफ गौर से देखा। ये बड़ा क़यामत का लम्हा था। मैं भी इसे देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने मुझे नहीं पहचाना और मुझे पहली बार देख रहा है। उसने एहसानमंद अंदाज में झुककर मेरे पाँव छूने चाहे। मैंने जल्दी से उसे उठा लिया। नहीं नहीं भैया, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मेजर शरद दीवान ने मुझे गले लगा लिया। वो बार बार कह रहा था, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकूँगा। मैंने इसे अपने से लगाते हुए कहा, आप ऐसा ना कहें, शकुंतला जी को वहाँ से निकाल कर घर पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मेजर शरद दीवान ने मुझे नहीं पहचाना। इसके लिए मैं एक अजनबी शख्स था। मेरे सामने नए नए कमांडो एक्शन के दरवाजे खुल रहे थे। मैं जानता था कि इस शख्स के ज़रिए मुझे भारत की फ़ौज के इंतहाई खुफिया राज मालूम हो सकते थे और मैं इंडियन मिलिट्री के इंतहाई हसास इदारों तक रसाई हासिल कर सकता था। सिर्फ होशमंदी, एहतियात और अकल से काम लेने की ज़रूरत थी और मैं ऐसा करने की सलाहियत तो रखता। हम सब रानी माँ के बेडरूम में आकर बैठ गए। चाय और मिठाई भी आ गई। शकुंतला का भाई मेजर शरद दीवान मुझसे डाकुओं की कमीनगाह के बारे में पूछने लगा। मैं जानता था कि वो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाना चाहता है। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? उन डाकुओं के पास मेरा ऐसा कोई राज भी नहीं था जो अगले मिशन पर असरअंदाज हो सकता। मैंने इसे लक्खू और रामू के खुफिया अड्डों की पूरी तफसीलात बता दी। मैं आज ही मिलिट्री फोर्स को भेजकर इन सबको पकड़वाता हूँ। मैंने कहा, शरद भैया, आपको इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग वहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाएं। डोंट वरी, उर्दुली के पास मेरा मोबाइल छोटा ट्रांसमीटर मौजूद है। मैं अभी मिलिट्री पुलिस को अपने हेडक्वार्टर में इतला देता हूँ। उसने नौकरानी से कहा, मेरा उर्दुली से कहो ट्रांसमीटर ले आए, साहब ने मांगा। नौकरानी चली गई। मेजर अपनी बहन से कहने लगा, शकुन, तुम बेफिक्र रहो। जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था, इनमें से किसी एक को नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि सारे ज़िंदगी जेल में सड़ते रहेंगे। रानी माँ कहने लगी, हमारी रियासत की पुलिस तो किसी काम की नहीं है, इतने दिनों में किसी एक डाकू को नहीं पकड़ सकी। मेजर शरद ने कहा, माता जी, अब ना वो रियासत रही है, ना रियासत का राज दरबार रहा है। राजा जी अपने पूरे ख़ानदान को लेकर विलायत जा बसे, रियासत जाती रही। हमारे पिताजी के होते हुए फिर भी पुलिस का निज़ाम अच्छी तरह से चलता था। उनके स्वर्गवास होने के बाद तो फिर हालत यही होनी थी ना। जब मैंने मेजर शरद को बताया कि डाकू किस तरह शकुंतला से इसके नाम खत लिखवाना चाहते थे कि 1 लाख रुपया देकर लड़की को ले जाओ, रुपया नहीं दोगे तो हम उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे और उसे बम्बई ले जाकर बेच देंगे। मैंने जानबूझकर ये बात शकुंतला के भाई के गोशगुजार की थी ताकि ऐसे मालूम हो सके कि मैंने इसके ख़ानदान पर किस कदर एहसान किया है। इस तरह मुझे इस फौजी अफसर का, जिसका ताल्लुक़ इंडिया की मिलिट्री पुलिस से है, पुलिस के हसास इदारे से था, भरपूर एतमाद हासिल हो सकता था। इस पर मेरे एहसानात का बोझ पड़ जाता। शकुंतला ने मेरी बात की तायद करते हुए कहा, भैया, तुमने नहीं जानते वो किस कदर वहशी दरिंदे थे। भगवान ने तो धर्म को एक देवता समान मेरी मदद को भेज दिया था। अगर ये मेरी मदद ना करते तो मैं आज आप लोगों के पास ना बैठी होती। और इसमें कोई शक भी नहीं था। अगर मैं शकुंतला की मदद को महज इत्तफाक से वहाँ ना पहुँच जाता तो उस लड़की की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन्हें कहाँ से तावान के 1 लाख रुपए मिलने थे। बस यही अंजाम होता कि पहले वो सारे डाकू शकुंतला के साथ दरिंदगी का सलूक करते और उसके बाद उसे बम्बई की तवाइफ के बाज़ारों में ले जाकर बेच देते। मैंने उसे सिर्फ इंसानी हमदर्दी और एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। मेजर शरद दीवान ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बड़ी मोहब्बत से दबाया। धर्मवीर जी, मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। और जज्बाती हो गया था। उसकी आवाज़ कँपा रही थी। मैंने उठकर उसे सीने से लगा लिया। मैंने अपनी मनसूबाबंदी पर अमल शुरू कर दिया। मैंने कहा, शरद भैया, आप मेरे भाई हैं, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। वहाँ बड़ा जज्बाती माहौल पैदा हो गया। शकुंतला की आंखों में भी आंसू आ गए। रानी माँ की भी आंखें अश्कबार हो गई। मैंने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहा, ओके, बहुत हो चुका। शकुंतला जी,
हम सबको इस खुशी के मौके पर अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। मैं अंग्रेज़ी बोलकर मेजर शरद पर यह असर भी डालना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मेजर शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, ओके। नौकरानी मेजर का ट्रांसमीटर सेट लेकर आ गई। इसने फ़ौरन सेट ऑन करके वायरलेस अपने स्टेशन हेडक्वार्टर से रब्ता पैदा किया। कोड में कोई अल्फाज और नंबर बोले और अंग्रेज़ी में कहा, कैप्टन शर्मा से बात कराओ। फिर बोला, कैप्टन शर्मा मेरी बात गौर से सुनो। उसके बाद मेजर शरद दीवार ने वायरलेस पर ही कैप्टन शर्मा को डाकुओं की खुफिया कमीनगाह का पूरा हदूद अरबा जो मैंने उसे बताया था और जंगल की पूरी तफसील और दरिया पार वाला रास्ता जो वह जानता था उसे बता दिया और ऑर्डर दिया कि अभी इंडियन मिलिट्री फोर्स भेजकर इन सबको गिरफ्तार करवा कर हेडक्वार्टर गार्ड में बंद कर दो। मैं रात को पहुंच रहा हूँ, आउट। दोपहर का खाना मैंने इनके साथ खाया, उसके बाद कॉफ़ी पी गई। शकुंतला अपने कमरे में चली गई। मेजर शरद मुझे साथ लेकर हवेली के पिछले बागीचे में आ गया। लीमू के लंबे दरख्त के नीचे बैठ की कुर्सियाँ और मेज़ बिछी थी। मेजर शरद ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं इन डाकुओं की कमीनगाह में कैसे पहुंच गया। मैंने पहले ही ये कहानी सोच रखी थी। मैंने इसे बताया कि मैं अमृतसर के एक ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ था। अमृतसर के स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की। मेरा इरादा डॉक्टर बनने का था, मगर मेरे पिताजी अचानक स्वर्गवास हो गए। इनके गम में माताजी भी कुछ दिनों बाद चल बसी। मैं अकेला रह गया। मेरा कोई बहन भाई ना था। हम अमीर लोग भी नहीं थे, किराए के मकान में रहते थे। मैंने सोचा कि दिल्ली जाकर नौकरी तलाश करता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों के शहर में नहीं रहना चाहता था क्योंकि इनका रवैया पिताजी की मौत के बाद मुझसे अच्छा नहीं रहा था। मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में कई दिनों तक नौकरी की तलाश में दर-बदर फिरता रहा। कहीं नौकरी तो ना मिली तो सोचा बम्बई जाकर किस्मत आजमाई करता हूँ। मैं ट्रेन में बैठकर बम्बई की तरफ चल पड़ा। ग्वालियर के स्टेशन पर ट्रेन का इंजन ख़राब हो गया तो दूसरे इंजन के आने में काफ़ी देर लगी। मैंने ग्वालियर शहर और उसके गिरदोनवाह के जंगलों और पहाड़ों की काफ़ी तारीफ सुनी हुई थी। जो ही मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ग्वालियर शहर की सैर की जाए, चुनांचा में स्टेशन की इमारत से निकलकर शहर में आ गया। ग्वालियर का शहर मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुशकिस्मती से वहाँ मुझे एक ड्रग स्टोर में नौकरी भी मिल गई। मैं बड़ा खुश था। नौकरी करते करते एक महीना भी गुजर चुका था कि एक रोज़ ग्वालियर के आसपास की जंगल की सैर करने के लिए निकल पड़ा। बस यही मेरी गलती थी। मैं जंगल में रास्ता भूल गया और डाकुओं के काबू आ गया। डाकुओं ने मुझे यरगमाल बना लिया। वो मुझसे मेरे माँ बाप का पूछते, इनका पता बताओ। वो मेरे माँ बाप से तावान हासिल करना चाहते थे। मैंने इन्हें बहुत कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है, मैं ग्वालियर में अकेला रहता हूँ, मगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कहा कि हमारा आदमी तुम्हारे शहर में जाकर जहाँ तुम नौकरी करते हो वहाँ से तुम्हारे माता पिता का मालूम करेंगे। डाकुओं के सरदार ने एक आदमी ग्वालियर शहर की तरफ रवाना कर दिया। इस दौरान मुझे मालूम हुआ कि डाकू किसी लड़की को अगवा करके लाए हैं और उसे यरगमाल बना रखा है। इसके घर वालों को पैगाम भिजवा कर इसके तावान की रकम वसूल करवाने वाले हैं। चुनांचा चूँकि मैं पढ़ा लिखा था, डाकुओं ने के सरदार ने मुझे कहा कि लड़की से इसके माँ बाप के नाम खत लिखवा कर दो। मैं घर में लड़की के पास गया। लड़की शकुंतला थी। मैंने उसी वक्त फैसला किया मैं इसको इन वहशी डाकुओं की कैद से निकाल कर इसके घर पहुँचाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ ही क्यों न करना पड़े। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मेजर शरद दीवान गौर से मेरी फर्जी मनगढ़ंत कहानी सुन रहा था। जब मैंने अपनी कहानी ख़त्म की तो वो बोला, धर्मवीर, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बस मैं इसी जुमले के इंतज़ार में था। मैंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ तो भारतीय फ़ौज में कमीशन हासिल करके अपनी भारतीय फ़ौज की खिदमत में ज़िंदगी गुजार दूँ। अगर मैं ऐसा ना कर सका, बीए के बाद अपनी तालीम भी जारी ना रख सका, भगवान ने मुझे आपसे मिलाकर एक बार फिर ये मौका पैदा किया है कि मैं अपनी फ़ौज की खिदमत करूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे आपकी रेजिमेंट में कोई छोटी मोटी सिविलियन नौकरी मिल सके? अंग्रेज़ी ज़बान पर तो मुझे काफ़ी अबूर हासिल है। मेजर शरद ने मेरी तरफ शफ़क़त और मोहब्बत के अंदाज में देखते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरा ताल्लुक फ़ौज के मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हेडक्वार्टर में ही कोई मुलाजमत मिल जाए। मैं आज शाम वापस जा रहा हूँ और 2 दिन बाद वापस आऊँगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा।